So today we will discuss about the acidic nature of organic compound. पहली चीज़ ये कि एसिड होता क्या है। एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में मिक्स करने पे अपने किसी एनायन रेसिड्यू और H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाए। अब कभी भी किसी हाइड्रोजन और किसी एनायन रेसिड्यू का बॉन्ड ब्रेक कब होगा? जब हाइड्रोजन जो है आपका वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और जो एनायन रेसिड्यू आप बनाना चाहते हो वो एनायन रेसिड्यू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। मतलब हाइड्रोजन और किसी कंपोनेंट के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, हाइड्रोजन लीना होगा और दूसरा कंपोनेंट मीना होगा, उस केस में आप हाइड्रोजन को तोड़ के H+ में कन्वर्ट कर सकते हो। वो जब H2O से कंबाइन करेगा तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा और एक एनायन रेसिड्यू बनाएगा। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई भी आपसे पैसे मांगे तो पैसे मांगने के केस में आप उसको पैसे कब दे सकते हो? आप उसको पैसे तभी दे पाने में सक्षम होंगे जब उसको पैसे देने के बाद भी आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो पाए। तो कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट हाइड्रोजन उसी केस में रिलीज़ करता है जब हाइड्रोजन देने के बाद भी वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रख पाए। तो एसिडिक नेचर जो होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के ऊपर ही डिपेंड करता है। एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। मतलब एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन रेसिड्यू, ईज ऑफ रिलीज ऑफ H+ एंड कंसनट्रेशन ऑफ H+। ईज ऑफ रिलीज ऑफ H+ जितना आसानी से H+ वो दे सकता है। कंसनट्रेशन ऑफ H+ मतलब कितना ज़्यादा अमाउंट में वो H+ रिलीज़ कर रहा है। H+ का कंसनट्रेशन कितना ही ज़्यादा है। अब एसिडिक नेचर अगर हम बात करें एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वो बेसिकली 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन एंड रेजोनेंस। जो फर्स्ट फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं आज वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस समझिए। जैसे अगर आप फर्स्ट वाला एग्जांपल देखें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का, तो क्या इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम कभी भी हाइड्रोजन+ और हाइड्रोजन- में तोड़ सकते हैं? तोड़ के देखा जाए, इस बॉन्ड को अगर हम तोड़ना चाहें H+ और H- में, तो इस बॉन्ड को H+ और H- में तोड़ पाना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये पॉसिबल क्यों नहीं है? ये पॉसिबल इस वजह से नहीं है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस है ही नहीं। वहीं अगर आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, सल्फर हाइड्रोजन और फ्लोरीन हाइड्रोजन की बात करें, इस केस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन ये चारों के चारों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मीना है। तो इस केस में वो आसानी से हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में आसानी से तोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से और सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर जैसे एलिमेंट से जुड़ा होता है वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है और एसिडिक होता है नेचर में। सेकेंड फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। पहली चीज़ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है जिसके थ्रू आप सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब अगर आप बात करें s ऑर्बिटल की, p ऑर्बिटल की, d ऑर्बिटल की और f ऑर्बिटल की और उनके न्यूक्लियस से डिस्टेंस की, तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के सबसे क्लोज s ऑर्बिटल होता है, फिर p ऑर्बिटल, फिर d और फिर f ऑर्बिटल। मतलब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज़ होगी। एबिलिटी क्यों डिक्रीज़ होगी? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो सबसे आसानी से S में, फिर P में और D में, और सबसे कम स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन F में, क्योंकि S ऑर्बिटल की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो सबसे कम होती है। ठीक, डिस्टेंस कम होने की वजह से उनकी जो एनर्जी होगी वो भी कम होगी, और एनर्जी कम होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, अब ज़रा कंपेयर करें फर्स्ट 3 हाइब्रिडाइजेशन को। तो पहला है sp, sp2 एंड देन sp3। एक ऑर्बिटल s, एक p का, एक s का, 2 p के, एक s का और 3 p के ऑर्बिटल्स हैं इसमें। ठीक है,
जो कि 2, 3 और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। अगर आप परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो sp में 50% क्योंकि हाफ कंपोजिशन है s का, sp2 में 33.33% क्योंकि 1/3 पार्ट है s का, और sp3 में 25% क्योंकि 1/4 पार्ट है s का। और जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की एबिलिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों डिक्रीज होती जाएगी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की एबिलिटी? क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब जो एस ऑर्बिटल है हमारा वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज है। तो जिस पर्टिकुलर सब कंपोनेंट में एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से होल्ड होकर रह पाएगा। नीचे 3 एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट में sp3, सेकंड में sp2, थर्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आप बॉन्ड तोड़ें तो जो एनायन बनाएंगे आप, उस एनायन को बनाने के बाद फर्स्ट वाले में sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड में sp2 और थर्ड में sp हाइब्रिड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा आसानी से कहाँ होल्ड होकर रह सकता है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैरेक्टर होगा, जहाँ पे s सब न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा क्लोज होगा। तो इसलिए जो एसिडिक नेचर होता है वो परसेंटेज कैरेक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब परसेंटेज कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी उस केस में इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ने की वजह से। तो इस चीज़ को आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब से जुड़ा जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। इसको याद कर सकते हैं आप कि कंस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, कंस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक है। थर्ड पे बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो अगर आपका कोई एसिड है AH, उसको आप वाटर में अगर डिज़ोल्व करते हो तो एनायन का फॉर्मेशन होगा और बनेगा H3O+। वो क्यों होगा वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब अगर आप इस एनायन का डिस्कशन करिए तो एनायन से 2 तरीके के ग्रुप आप अटैच कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फिर अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप की बात करें तो अगर आप स्टेबिलिटी की बात करिए तो किसी भी चार्ज की जो स्टेबिलिटी होती है, जितना चार्ज आप बढ़ाते जाते हो, चार्ज बढ़ने का मतलब अब उसके अंदर की एनर्जी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी स्टेबिलिटी उतनी ही डिक्रीज़ होती जाएगी। बॉडी में ज़्यादा, जैसे बॉडी में ज़्यादा एनर्जी होती है तो बॉडी स्टेबल नहीं होती है ना, और जैसे हमारी बॉडी की एनर्जी डाउन होती है वैसे हम स्टेबल हो जाते हैं, सो जाते हैं, नींद आ जाती है हमारी। तो स्टेबिलिटी चार्ज के बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी। अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डिक्रीज़ करेगा, तो चार्ज डिक्रीज तो स्टेबिलिटी बढ़ी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एनायन को ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, चार्ज बढ़ेगा, तो उस केस में स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं तो -I और -M इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +I और +M ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक, मतलब हम कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर +I और +M ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और -I और -M ग्रुप के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्थ फैक्टर की बात करें वो है रेजोनेंस एंड कॉन्जुगेशन। अब अगर आप 2 कार्बन के अल्कोहल और 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर कंपेयर करने की कोशिश करो कंपेयर। अगर आप ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ोगे तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे निगेटिव, ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा। और अगर आप इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो अगेन ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो दोनों केस में हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में तो तोड़ सकते हैं, लेकिन अल्कोहल वाले केस में जो ग्रुप है वो +I ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा और वहाँ पे किसी तरीके का कोई रेजोनेंस भी प्रेजेंट नहीं है। जबकि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में स्टेबिलिटी इस केस में, अल्कोहल के केस में स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में स्टेबिलिटी
ज़्यादा होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेट हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजोनेंस के। तो अगर आप इसे समराइज़ करने की कोशिश करो, एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, जबकि अल्कोहल में रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होता है।